नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट में। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, फिर इसके बाद कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट उसमें देंगे हम। और उससे पहले हम ये कहेंगे कि जो हमारे चैनल पर नए व्यूवर होंगे वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपका क्या होगा, वीडियो का हर सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है ना। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर, और एग्जाम में आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मिक्स करके ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज की बेसिक बातों को समझेंगे। आखिर चक्रवृद्धि ब्याज है क्या, कैसे लगते हैं, इसमें क्या क्या कार्य करता है, उस चीज़ों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पर। और साथ में मैं आपसे ये कहूँगा कि यदि आपको क्या करना है, पूरे कॉन्सेप्ट को सीखना है तो पूरे वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। आप पूरा वीडियो देखिए, तभी जाकर पूरे कॉन्सेप्ट को आप सीख पाएंगे। भगा भगा के वीडियो देखने से आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। तो आपको फ़ायदा लेना है, रियल में तैयारी करनी है, तो आप क्या करिए, शुरू से लेकर अंत तक पूरी वीडियो को देखते रहिए। ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पर। चक्रवृद्धि ब्याज का एक कॉन्सेप्ट हमारा है, उस कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। आप कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में विचार करेंगे तो एक परिभाषा जानते रहिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में आपका क्या होगा, मूलधन पर ब्याज, साथ में मूलधन पर ब्याज तथा पिछले वर्षों के ब्याजों पर ब्याज, पिछले वर्षों के ब्याजों पर ब्याज। तो कुल मिला के हमारा ये चक्रवृद्धि ब्याज तैयार होता है। कुल मिला के क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज तैयार होता है। ठीक। तो अब यहां पर देखिएगा कि मूलधन प्लस ब्याज, पिछले साल पर मूलधन पर ब्याज प्लस पिछले साल के ब्याजों पर ब्याज आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक है ना। तो ये चीजें आप जानकारी में रखें। ठीक है। दूसरी चीज है कि मैं आपको क्या होगा, सारी बातें साधारण ब्याज में बता दिया था कि दर हमारा वार्षिक है तो छमाही या तिमाही या कैसे हमें इसको कन्वर्ट करना, एसआई का पहला वीडियो आप देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। और साथ में इसका भी बातें वहां पर किए हैं, फिर भी हम थोड़ी सी बात यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेकर के चलते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल में ही कह रहा है कि प्रिंसिपल, ठीक है, जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, वो आपका क्या, मैंने मान लिया कि 1000 रुपये है। जो दर है मैंने मान लिया 10% है। बात समझ। तो इस तरीके से यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज का जिक्र करते हैं तो पहले साल में आपका चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज पर देने पर पहले साल में जो ब्याज मुझे मिलेगा कि 1000 का मुझे 10% ब्याज निकालना पड़ेगा। तो 1000 का जब 10% निकालेंगे तो 100 रुपया ब्याज मिल जाएगा। फिर जब दूसरे साल में जाएंगे तो ये 100 रुपया तो मिलेगा। दूसरे साल में जाएंगे तो ये 100 रुपया मिलेगा। इस साथ में 100 का भी 10% देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। 100 का 10% 10 रुपया हो जाएगा। फिर तीसरे साल में हम जाएंगे तो 100 रुपया मुझे मिल जाएगा मूलधन पर ब्याज। साथ में फिर क्या मिलेगा, इस पर भी ब्याज मिलेगा, इस पर भी ब्याज देना पड़ेगा, इस पर भी ब्याज देना पड़ेगा। तो इस तरीके 100, 100 और 10 मिला के कितना इसके पीछे ब्याज है, 100 अथवा 210। 210 पर का 10% निकालेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक। जब तीसरे साल में हम लोग पहुंचते हैं, ठीक है, वो 21 हम लोग ऐसे भी समझ सकते थे, 100 का 10 करेंगे तो 10, इस 100 का 10 करेंगे तो 10, ये 10 का 10 करेंगे तो 1 हो जाएगा। जब चौथे साल में जाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद आपके पीछे कितने ब्याज, ये और इन सबका टोटल ब्याज हम देंगे। तो यदि टोटल हम देखें तो 100, 300, 331 हो जाएगा। 331 का हम 10% निकालेंगे, 331 का 10% निकालेंगे तो 33.1 आ जाएगा। तो ऐसे में हम ये देखें कि यदि पहले साल में हम देखें तो पहले साल में 100 रुपया ब्याज मिला। पहले साल में कितना रुपया ब्याज मिला, 100 रुपया ब्याज मिला। दूसरे साल में 110 रुपये ब्याज मिला। तीसरे साल में यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा, 121 रुपया ब्याज मिला। और चौथे साल में देखें तो 133 रुपया 10 पैसा ब्याज मिला। बात समझे। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आगे भी लेते चले जाएंगे, आगे भी आपका क्या करना है, बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो हम एक बात देखें
कि आखिर यदि हम ब्याज दे रहे हैं तो ब्याज दे रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में जो 11 रुपए का 10 रुपए का डिफरेंट आया वो इस 100 का 10% का ब्याज है। ठीक, अब ये बताइए कि इन दोनों के बीच में जो हमारा डिफरेंट आ रहा है वो डिफरेंट कौन है? ब्याजों पर दिया गया ब्याज है। यदि इनमें हम लोग चलते हैं तो इनमें हमारा क्या है? 11 का डिफरेंट। इसका मतलब इसके पिछले साल में ब्याज हमारा क्या है? 110 है, उसका 110 का 10% निकाले तभी 11 है। और इस तरीके से इसके बीच में यदि देखेंगे तो इसके बीच में अंतर देखेंगे तो क्या होगा? 12 रुपये 10 पैसे है। तो यदि 12 रुपये 10 पैसे का डिफरेंट दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब भी हमने यही देखा कि 121 का 10% हम लोग निकालते हैं तब जाकर क्या 12 का मतलब साफ साफ है कि यदि कभी भी दो क्रमांगत सालों के बीच में साधारण ब्याज का जो अंतर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है वो पिछले सालों के ब्याजों पर दिया गया ब्याज का अंतर होता है। ठीक है, तो पिछले सालों के दिए गए ब्याजों का ब्याज का अंतर होता है, यही हमारा क्या वो चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक, तो इससे आधार पर हम लोग ये बात समझें कि यदि मान लेते 1000 है तो ये 1100 हो गया। ठीक, फिर यदि मान लेते 2 साल के बाद अगले साल यदि हम देखते हैं तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा भाई? 2 साल की बात करेगा, ऐसे समझिए कि जैसे हमारे पास क्या होगा यदि मैं 2 साल का जिक्र करता तो ये 100 है और यहाँ 110 हो रहा है तो कुल मिला जुला के क्या हो जाएगा? 110 और 100 मिला के क्या होगा? 210 हो जाएगा। तो 210 रुपया हमारा ब्याज मिलेगा 2 साल में। तो पहले साल में 1000 रुपया मूलधन हो गया था, फिर 1100 रुपया मूलधन होगा दूसरे साल दूसरे साल में जाते जाते। फिर जब दूसरा साल कंप्लीट हो तीसरा का साल चालू होता है तो उस समय क्या होगा? ये 121 210 जोड़ जाएंगे तो क्या होगा? 1210 होता जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हम देखें तो 1000 1100 फिर 1210 होता चला गया। तो यहाँ पर क्रमांगत वृद्धि का कॉन्सेप्ट लगने लगता है, सक्सेसिव आपका क्या होगा? इसमें वृद्धि होती है। तो इस तरीके से हम ये देखें कि यहाँ पर आपका क्या होगा? कोई भी धनराशि है यदि 1000 है तो 1000 का हम डायरेक्ट 110% निकाल लेंगे तो भी हमें देखेंगे कि मिल जाएंगी चीजें। ठीक है, फिर उसका डायरेक्ट फिर 110 निकाल लेते हैं तो फिर हमारा 1210 हो जाएगा। मतलब 2 साल कंप्लीट होने के बाद वह धनराशि 1210 होने लगेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका क्या यहाँ पर क्रमांगत वृद्धि और कमी का कॉन्सेप्ट चलने लगा है। तो ये जो चीजें हमने देखा कि क्रमांगत वृद्धि और कमी का कॉन्सेप्ट के कारण चक्रवृद्धि ब्याज में अथवा क्या होगा उस जो हम लोग साधारण अथवा उसमें परसेंटेज में पढ़े थे तो परसेंटेज में आपका क्या होगा? x + y + xy/100 पढ़े थे ना क्रमांगत वृद्धि। तो क्रमांगत वृद्धि का भी कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। भाषण में क्रमांगत वृद्धि का कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देखेंगे। छोटी सी बात और समझ लेते हैं इसमें कि चक्रवृद्धि ब्याज में आपका हमने यही बात किया भी कि जब क्रमांगत वृद्धि होती है तो प्रिंसिपल हमारे पास P है, उस पर यदि R% ब्याज बढ़ रहा है तो 100 + R हो जाएगा। फिर अगेन 8% बढ़ रहा है 100 + R हो जाएगा। फिर अगेन R% फिर बढ़ रहा है तो 100 + R में 100 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे जाएंगे तो ये क्या बन जाता है? हमारा अमाउंट हो जाता है, मतलब मूलधन और ब्याज मिला करके हो जाता है। तो इसी तरीके से हमने कहा कि P 100 का 100 में भाग देंगे तो 1 होगा, R/100 हो जाएगा। कितने साल? 2 साल 3 साल 4 साल, मैंने कहा T साल। तो वही आपका क्या होता है? अमाउंट हो जाता है। तो इस तरीके से अमाउंट बराबर क्या होगा? प्रिंसिपल 1 + R/100 टू पावर क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? सूत्र मिलता है जो बचपन से लेके अब तक का ये सब सूत्र आपने क्या किया था? देखा था। ठीक है ना? तो ये चीजें आपने यहाँ समझा कि चक्रवृद्धि ब्याज में आपका क्या होगा? कोई भी धनराशि में क्रमांगत वृद्धि होती है। ठीक है, कोई भी धनराशि में क्रमांगत वृद्धि होती है। बात समझ में आई ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक छोटी सी बात हम लोग और समझते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर 2 साल और 3 साल और 4 साल का जिक्र करते हैं। पहले हमने 2 साल का जिक्र किया कि 2 साल के लिए कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए हम लोग यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। ठीक,
अब 2 साल के लिए यदि हम जिक्र कर रहे हैं तो हमने एक बात बताया कि जब क्रमांगत वृद्धि और कमी होती है तो प्रतिशत में हमने x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 यह बात सीखा था। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 यह बात हम लोग क्या किए थे, सीखे थे। बात समझे ना। तो उसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे। उस सारणी के आधार पर हम लोग आप क्या करेंगे, याद कर रहेंगे। याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसका तरीका भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने कह दिया कि चलो 2 साल की यहाँ पर जिक्र हो रही है, तो 2 साल के लिए यदि हम रेट की बात करें, यह हमने दर की बात कर लिया। ये दर हमारा क्या होगा, परसेंटेज में है, और CI हमारा यहाँ क्या होगा, परसेंटेज में है, और ये अमाउंट हमारा क्या होगा, परसेंटेज में है, और अमाउंट परसेंटेज क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस क्या होगा, CI होगा, वो भी क्या होगा, परसेंटेज में होगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग कहते हैं ऐसे कि बताओ यदि 1% की यदि बात हम करते हैं, यदि 1% की बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 1 + 1 + 1 गुणे 1/100 कर लेंगे तो 2 प्लस क्या होगा, 0.01 हो जाएगा कि नहीं। एक एकम एक में 100 का भाग दे 0. तो उसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 क्या होगा, 0.1% आ जाएगा। 2 क्या होगा, 0.1% आ जाएगा। तो इस तरीके से R बराबर क्या 1% यदि मैं माना, तो यदि R 1% है, R किसमें 1% है, तो इसका मतलब क्या, CI कितना होगा, 1 का दूना कर लेना और 1 का वर्ग कर दे देना, 2 बार लिख देना, दो प्लेस पर, तो 0.1 हो जाएगा। ठीक है ना, इतना % हो जाएगा। यदि 2 है तो अब क्या करें, इधर से न लिख के पीछे से लिखेंगे, ज्यादा आसान होगा। 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। 2 का दूना क्या होगा, 4, दशमलव लगा देंगे 2 अंक पर। हमें क्या करना है, 2 का वर्ग कर देना है और 2 अंक पर लिखना है। तो हमने क्या किया, लिखा 0.4 लिख दिया। इसके बाद क्या होगा, 2 का दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग कह दें यदि 3% है तो 3 का वर्ग करेंगे तो 0.9 हो जाएगा, 3 का दूना करेंगे तो 6 हो जाएगा। 4% कहेंगे तो 4 का वर्ग करें 16 होगा, 4 दूनी का क्या होगा, 8 होगा। 5% बोलेंगे तो 5 का वर्ग 25 होगा, 5 दूनी का क्या होगा, 10 हो जाएगा। ठीक है ना। उसी तरीके से यदि हमें क्या करना है, यदि हमारे पास 6% है तो 6 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 36, और 6 दूनी क्या होगा, 12। 7% है, 7 से 49, 7 दूनी का क्या होगा, 14। समझ में आ गया होगा हम लोग कैसे परसेंटेज निकालने हैं 2 साल के लिए। 8% है तो 8 का वर्ग करेंगे 64, और 8 दूनी का क्या होगा, 16, 2 अंक लगाना है ना। और 10 अथवा 9% बोलेंगे तो 9 9 81, 9 दूनी क्या होगा, 18, और 10% बोलेंगे 10 दहा में 100, 10 दहा में क्या होगा, 100। तो 100 में 2 अंक ले लेंगे, एक हासिल हमारे पास बचा है। 10 का दूना 20 और 1 मिला के कितना, 21, 2 अंक पर दशमलव। 11 का ले लेंगे तो 11 का वर्ग 121 के 21 हासिल है, 11 दूनी 22 से क्या होगा, 23 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, ये 2 साल के लिए डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, रेट निकाल लेते हैं। 2 साल के लिए डायरेक्ट रेट निकालेंगे, बस में ना। अब इसी तरीके से मैं आपसे अमाउंट पूछा तो आपको पता है प्रिंसिपल तो 100% मानते हैं, और CI आपके पास ये जो दिया है उसमें हम जोड़ते जाएंगे तो हमारा अमाउंट निकलता चला जाएगा। 100 है, उसमें इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 102.01 हो जाएगा। फिर यहाँ 104.04 हो जाएगा। फिर यहाँ 106.09 हो जाएगा। फिर यहाँ 108 दशमलव क्या होगा, 16 हो जाएगा। फिर यहाँ 110 दशमलव क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे तो 112.36 होगा, 114 दशमलव क्या होगा, 49 होगा, 116.64 होगा, यहाँ 118.8 होगा, यहाँ 121 होगा, यहाँ क्या होगा, 123.21 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल के लिए हम लोग रेट पता रहे तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, यह चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपका है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप क्या करें, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, जिससे कि आप क्या करेंगे, इसको याद रखे रहेंगे। निकालने का तरीका भी मैं आपको क्या सिखा दिया हूँ। ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है। ठीक है ना। तो ये चीजें आप क्या करिएगा, कब है, जब रेट हमारे पास क्या होगा, समान है। पहले साल में भी 1% है तो दूसरे साल में भी क्या है, 1% है। ठीक है ना।
और पहले साल में भी 1% है, दूसरे साल में भी 1% है, ठीक है, 4%, तो दूसरे साल में भी 4%। यदि रेट सेम रहेगा तब होगा, ठीक है। यदि रेट सेम नहीं रहता, यदि रेट सेम नहीं रहता, मान लो पहले साल में हमारा क्या होगा 5% है और दूसरे साल में हमारा क्या होगा 13% है, ऐसा हमने कर लिया। तो आपको करना क्या होगा, यदि 2 साल का मुझे CI परसेंटेज निकालना है तो 13 पचे क्या हो जाएगा 65, और 13 और देखिए यहाँ गुणा करेंगे या जोड़ देंगे, 13 और 5 कितना हुआ 18, 2 अंक पर क्या करना है 10 पर लगा देना, इतना परसेंट आ जाएगा, ठीक है। यदि मैं मान लेता हूं कि R1 हमारे पास क्या हो जाएगा 8% हो और R2 हमारे पास क्या होगा 9% है, ठीक है। तब हमें CI निकालना है, तो 8 9 क्या होगा 72 हो जाएगा और 8 और 9 17 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे तो 17.7 हो जाएगा। इतनी बात समझ। यदि मैं मान लेता हूं कि आपका R1 कितना है 11% और R2 हमारे पास कितना है 13% है, तो इस तरीके से यदि मैं 2 साल का CI निकालूं तब क्या कर देंगे 11 और 13 को गुणा करेंगे 143 आता है, 11 और 13 को गुणा करेंगे तो 143 आता है, तो 43 का 43 ले लेंगे, हासिल हमारे पास 1 बच गया, ठीक है, दशमलव लग गया। 11 और 13 मिला के कितना होगा 24 और 1 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25.43 हो जाएगा। बात समझे ना, तरीका समझ में आ गया। एक और चीज देख लेते हैं, यदि मान लेते हैं R1 हमारे पास कितना होगा 18% है और R2 हमारे पास कितना होगा 5% है, ठीक है। तब CI हमारे पास कितना होगा 18 पचे क्या होगा 90 होगा, 18 और 5 कितना होगा 23 हो जाएगा, तो ये आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो ये यदि आपका रेट अलग अलग रहता है तो 2 साल का CI हमें निकालना है, तो आप इसी तरीके से क्या करेंगे 2 साल का CI हम लोग निकाल लेंगे। बात समझ में है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या किए हैं कि इसमें क्रमांगत वृद्धि का कॉन्सेप्ट लिए हैं, ठीक है, इसमें हम लोग एक क्रमांगत वृद्धि का कॉन्सेप्ट लिए हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं यदि मान लेते हैं कि रेट आपका चेंज हो जाए, रेट जैसे आपका इस तरीके से देने लगे कि 11/9% हो जाएगा, रेट 11/9% हो जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे CI कैसे निकालेंगे 11/9%, तो जाके CI हम लोग कैसे निकालेंगे, कितने साल का हम लोग कह रहे हैं 2 साल का, कितना हो जाएगा, कितने साल का हो जाएगा 2 साल का, बताओ कितना होगा। तब यहाँ पर कैलकुलेशन करना आसान नहीं होगा, तब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे रेट को 11/9% उसको हम लोग भिन्न में बदल देते हैं, तो 1/9 लिख सकते हैं, 11/1/9 को हम लोग 1/9 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये बताइएगा कि हम ये कह दे कि बताओ आज हमारे पास मूलधन कितना था 9 रुपया था, लेकिन यदि 1 रुपया हमारा ब्याज मिल गया तो मिश्रधन हमारे पास 10 रुपया हो गया। बात समझ में। अब अभी बताओ ये क्लियर हो गई। अब यहां से हमारा क्या ये 10 हो गया, तो इसके आधार पर आप समझिए कि आज हमारा 1 साल गुजरा है, यानी 1 साल गुजरने पर 9 रुपये वाला पैसा 10 रुपया हो गया। तो क्रमांगत वृद्धि का कंसेप्ट में ये कहता कि जो मूलधन आज यहाँ है, अब ये 10 रुपया, अब 10 रुपया मूलधन होगा कितने साल के लिए, अगले साल के लिए, अगले साल के लिए 10 रुपया हमारा क्या होगा मूलधन होगा। अब बताओ जब 10 रुपया अगले साल के लिए मूलधन होगा तो हमारा धन 9 से 10 हो रहा है, इसी रेशियो बढ़ेगा, तो इसका मतलब यदि हम यहाँ पर 9 कह देंगे तो ये हमारा क्या होगा 10 हो जाएगा कि नहीं, यदि यह 9 कह देंगे तो ये हमारा क्या होगा 10 होगा कि नहीं। तो इस तरीके से हम एक बात समझे, यदि हमें क्या करना होगा कि पहले साल आप देख रहे हैं कि 9 है और दूसरे साल हमारा क्या होगा 10 हुआ, फिर यह जो 10 का हिस्सेदार या 9 है और ये कितना होगा 10 हो गया, तो अब हम कहेंगे आज पहले साल से और अंतिम साल के बीच में हमारा क्या होगा, क्या रेशियो बना कि हमारा 9 रुपया का धनराशि और 2 साल में हमारा कितना हो गया। तो आप यही बताओ कि जब ये 10 यहाँ 9 है, दोनों को सेम होना चाहिए था ना, तो इसका मतलब यदि उसमें 9 का गुणा इसमें हम 10 का गुणा कर ले तो सेम तो हो जाएगा ना। तो यहाँ 9 का गुणा तो यहाँ भी 9 का गुणा कर लेंगे, यहाँ 10 का गुणा तो यहाँ भी आपका 10 का गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। तो बात समझे ना। तो इस तरीके से आज हमारा क्या हो गया 99 हुआ,
1 साल के बाद क्या होगा, ये 90 हुआ, 81 हुआ, और 1 साल के बाद ये 90 हुआ, फिर अगले साल के बाद ये कितना होगा, 100 हो गया। अगले साल के बाद क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? थोड़ा सा क्या होगा, उलझन टाइप का समझ में आया, लेकिन मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं। इसलिए कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आए हैं जो आप क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे। यदि मान लेते हम कह दें कि यार ये बताओ कि 14 साल में इतना रुपया हो गया, 16 साल में इतना रुपया हो गया, तो बताओ 15 साल में कितना रुपया होगा। बात समझे ना? यदि मान लेते 8 साल में कुछ चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपए की धनराशि 8 साल में, सॉरी ऐसे कर देंगे, कोई भी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 साल में 10,000 हो गई, 12 साल में अथवा 10 साल में आपका इतना रुपया हो गई, तो बताओ 9 साल में कितना हो गई। तो ये चीजें आपको समझने के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट का जिक्र किया है, उसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो हमने एक बात यहाँ पे ये समझा है, ठीक। तो इस तरीके से हमने एक बात देखा कि ये जो बीच वाले वैल्यू है, किनारे वाले वैल्यू के गुणनफल का स्क्वायर रूट समझ में आ रहा, देख लीजिए ना, 8100 का स्क्वायर रूट 90 होगा ना। तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, हमने एक कॉन्सेप्ट को समझा, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, इसमें आपका क्या होगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो इसमें आप यही देखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज में गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर माध्य की बात होगी। गुणोत्तर श्रेणी में जो गुणोत्तर माध्य होगा और रूट में आपका क्या a इंटू क्या होगा, b होगा। बात समझ, यही हम जानते हैं, गुणोत्तर माध्य में क्या होगा, a इंटू b होगा। बात समझ में? तो इसीलिए आप ये समझो कि आखिर यदि मान लेते हैं कि 3 साल में, मान लेते हैं 3 क्रमांगत साल की बात करें, पहला साल, दूसरा साल और तीसरे साल की बात करें, तो बीच वाले का वर्ग होगा किनारे के गुणनफल के बराबर होगा, या किनारे का गुणनफल का स्क्वायर रूट हमारा बीच वाले वैल्यू होगा। यह बात आपको ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिल गए हैं भाई, परेशान हो जाओगे। यदि मैं आपसे सीधे कह दिया कि भाई आप बताओ कि 14 साल में इतना, 16 साल में इतना, तो बताओ 15 साल में कितना होगा, तो हम 14 और 16 साल के मूल मिस धन जो भी आपका पैसे है उनका गुणा करके स्क्वायर रूट निकालेंगे, तुरंत हमारा क्या होगा, 15 साल का निकल के चला आएगा। ठीक है ना? यह कॉन्सेप्ट आप जानते रहिए, ठीक। तो इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज पर कौन सा कॉन्सेप्ट चला, जीपी का कॉन्सेप्ट चला, गुणोत्तर श्रेणी का कॉन्सेप्ट चला। बात समझे कि नहीं? मैंने आपको एक बात बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज में कोई भी धनराशि में क्रमांगत वृद्धि होती है, इसलिए इसमें आपका क्या होगा, सक्सेसिव होता है। और दूसरी चीज हमने ये देखा कि क्रमांगत अथवा चक्रवृद्धि ब्याज में गुणोत्तर माध्य भी कार्यरत होता है। बात समझ, चक्रवृद्धि ब्याज में गुणोत्तर माध्य भी कार्यरत होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग देखें कि जैसे हमने 11 से 1/9% का जिक्र किया, 1/9 मैंने लिखा रेट को, तो ये आपका इस तरीके से हमारा बना, 1/9 यहाँ पर है, तो इस तरीके से यहाँ से आपका बना कि बताइए कि 9 था, अब ये 10 हो गया, फिर 9 था, फिर 10 हो गया, तो इस तरीके से 2 साल के लिए 81 और 10 में 100। इसका मतलब पहले साल में और प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में रिलेशन इसी तरीके से आ गया ना, यानी प्रारंभ का गुणा अंतिम का गुणा करके निकालेंगे। ठीक है ना? यदि मान लेते हैं कि रेट हमारे पास R1 की वैल्यू 5% और R2 की वैल्यू आपका क्या होगा, 4% है, ठीक है। या ऐसे अब आसानी से बन जाएगा, तो इसको 11 से 1/9% ले लेते हैं, और इसको 12.5% ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 12.5% ले लेते हैं, ठीक। तो अब ये बताइए इसमें हमारा CI और SI के बीच में जो CI और के आधार पर हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में क्या रिलेशन हुआ, तो हम यहाँ से कह देंगे कि 1/9 होता है और ये 1 क्या होता है, 8 होगा। बताइए 9 से क्या होगा, 10 हो गया, और ये 8 से क्या होगा, ये 9 हो गया। तो इस तरीके से 9 8 72, 10 9 90। अब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल हमारे पास यदि 72 रुपये है, तो अमाउंट हमारे पास क्या होगा, 90 रुपये होगा। प्रिंसिपल यदि 72 रुपये है, तो अमाउंट हमारा क्या होगा, 90 रुपये आ गया। ये सब बातें मैं आपको क्या होगा, 2 साल के लिए करा रहा हूँ। ये सब बातें कितने साल के लिए मैं करा रहा हूँ, 2 साल के लिए। बात समझ में कि नहीं? हम 3 साल का भी जिक्र करके चल सकते हैं, ठीक है ना।
बस आगे क्रमांगत वृद्धि को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखे रहिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में आपका क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में आपका गुणोत्तर श्रेणी का कॉन्सेप्ट चलता है। बात समझे ना। चलिए अच्छा आगे चलते हैं। चलिए भाई देखिए, हमने कॉन्सेप्ट बहुत देखा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 2 साल के लिए था। यदि मैं 3 साल की बात यदि करता तो 3 साल में, 3 साल की यदि मैं बात करता 3 साल का, तो 3 साल में यदि मान लें 10% की यदि बात मैं कर रहा हूँ, तो इसके लिए भाई आज 2 साल का निकाल के फिर अगला 3 साल का आप क्या करिए, ऐड कर देंगे। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, 2 साल का निकालते तो इसका 2 साल के 21 होगा, अगला 10 साल है तो 10% है, तो इस तरीके से इनको जो गुणा करना है तो क्या होगा, 210 का 10 क्या होगा, देखिए गुणा करेंगे 210 आएगा, और एक तो 2 का 10 लग जाएगा। जैसे 210 है, 2 का 10 लगा देंगे तो 10 आ जाएगा, हासिल क्या होगा 2 हो जाएगा। इसका और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31, और 31 2 कितना होगा 33। इस तरीके से आप परसेंटेज अपना निकाल लीजिएगा। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि रेट हमारे पास कितना होगा 4% का, तो 4 का क्या करेंगे 16 और 4 दूनी के 8, 2 साल के लिए होगा। अगला निकालना है तो इसमें 4 हो जाएगा, तो इनका गुणा करें 16 चौक के क्या होगा 64, और 8 चौक के कितना होगा 32, हासिल हो गया। क्लियर। फिर उसके बाद क्या होगा 8 4 12 और 32, अच्छा फिर अगला 2 अंक पर 10 लगाना पड़ेगा ना। चलिए ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल कितना होगा 32 हो जाएगा ना, और 8 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितने अंक पर 10 लग जाएगा 4 अंक पर 10 लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चनों को लगाते हुए जब इसको समझेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये काम कर लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और आगे के कॉन्सेप्टों को सीखते चले जाते हैं। क्वेश्चन को देख करके आगे के कॉन्सेप्टों को हम लोग क्या करेंगे, अब सीखते चलते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हमने दे दिया, छोटा सा क्वेश्चन था कि 2500 रुपए की धनराशि, 2500 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना होगा। दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन हमने दे दिया। ठीक है, और इसमें आपसे क्या कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है कितने साल का, 2 साल का। तो आप करिएगा क्या, मैं आपको इससे हम लोग कई विधि का जिक्र कर लेते हैं, और बस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हम लोग कई विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद जो उचित रहेगा उस विधि पर हम लोग क्या करें, काम करेंगे। ठीक है, पहली तो विधि हमारी वही है कि भाई आपने बोला कि 2500 रुपए का 8% देना है, तो 2500 को 8%, 25 बटे 200, डबल जीरो तो कैंसिल हो गया ना, परसेंटेज से डबल जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2500 बटे 200 हो जाएगा। तो पहले साल में हम लोग 200 रुपये ब्याज देंगे। ठीक, तो दूसरे साल में भी तो मूलधन पर 200 रुपये ब्याज देना पड़ेगा ना। दूसरे साल में भी मूलधन पर क्या होगा 200 रुपये ब्याज देंगे। दूसरे साल में भी मूलधन पर कितने ब्याज देंगे, 200 रुपये ब्याज देंगे। बात समझ ना। तो इसके बाद अब जानते हैं दूसरे साल में मूलधन पर ब्याज हमारा 200 रुपये मिला, फिर साथ में ब्याजों पर ब्याज देना होता है। तो इस तरीके से 200 का हम लोग क्या करेंगे 8% निकालेंगे, डबल जीरो कैंसिल, 8 दूनी के क्या होगा 16। तो इस तरीके से हम देखेंगे 200 और 200 और 16 मिला के कितना होगा 416। यही आपका क्या होगा CI आ गया। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, CI निकल के आ जाएगा। कितने साल का CI निकल के आया, 2 साल के CI निकल के आया। कितने साल का CI निकल के आया, 2 साल का निकल के आया। बात समझे ना। तो ये चीजें थी, पहली विधि हमारी थी। ये कौन सी विधि थी हमारी, पहली विधि। ठीक है, बाकी आपको पता है फॉर्मूला A बराबर P 1 + R/100 टू पावर क्या होगा T। ये फार्मूला आपको हमेशा पता है, भाई है बचपन से लेके अब तक यही देखते रहे।
तो उससे हम लोग क्वेश्चनों को एकदम नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। हम लोग छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को लगाए, ठीक। आइए हम इसी प्रश्नों को हम लोग दूसरे तरीके से लगा देते हैं। दूसरे तरीके से भी लगाते तो प्रिंसिपल हमारे पास 200 रुपये तो 2500 रुपये था, रेट हमारे पास कितना था 8% था, और टाइम हमारे पास कितना था 2 था। तो जब 2 वर्ष के लिए बात बोल देता, कितने साल के लिए बोला 2 साल के लिए बोला, जब 2 साल के लिए यदि बात बोल रहा है तो 2 साल के लिए 8 का वर्ग कितना होगा 64, और 8 का दूना कितना होगा 16, यही ब्याज होगा ना 2 पर 10 वाला। तो ये परसेंटेज हुआ किसका 2500 रुपए का, इतना परसेंट हम लोग ब्याज देंगे। तो क्या निकल के आएगा ये CI निकल कर, 00 से 00 कैंसिल, 25 चौक के 100 हो जाएगा, हासिल क्या होगा 10 के, 25 छक्का 150, 10 का 8 हो जाएगा 160 के, हासिल क्या होगा 16 के, 25 छक्का 150, 16 कितना हो जाएगा 150 और 16 जोड़े तो कितना होगा 166 हो जाएगा, हासिल क्या होगा 16 के, 25 से कम 25 और 16 कितना होगा 41, 2 पर 10 बोलो। तो इस तरीके से आपने देखा कि 416 रुपये आपका क्या होगा ब्याज के रूप में मिल गया, 416 रुपये आपका क्या होगा ब्याज के रूप में मिल गया। ये आपका तरीका हुआ, ठीक। अब आगे के एक और तरीके को लेके चलते हैं। अगला जो तरीका हमारा है, मैं आज केवल आपको तरीका समझाऊंगा कि कैसे कैसे इन सभी प्रश्नों को किन किन तरीकों से लगा सकते हैं, बात समझे ना, तो घबराइएगा नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा तीसरे तरीका का जिक्र करता हूं मैं। तीसरा तरीका हमारा क्या कहता है, ये क्वेश्चन हमारा है, तीसरा तरीका क्या कहता है। तीसरे तरीके में हम लोग एक काम कर ले कि 8% को कितना हो जाएगा 2/25 होता है, 8% बराबर 2/25 होगा। तो 25 रुपये था, यदि 2 रुपये ब्याज मिला 27 एक साल में, तो 2 साल बोला तो इसको हम लोग 2 बार लिख देते हैं। अब यहाँ 625 हो गया और यहाँ क्या होगा 729 हो गया। तो 625 वाली जो वैल्यू होगी वो कितनी के बराबर होगी 2500 के बराबर है। तो एक वाली जो वैल्यू होगी तो कितने के बराबर हो जाएगी 25 4 बार में चला जाएगा, 25 के 4 छंग 24, तो अथवा इसके बीच में अंतर जो होगा वही तो ब्याज होगा। भाई प्रिंसिपल हमारे पास 625, अमाउंट हमारे पास 729, ठीक है ना। तो इस तरीके से मिश्रधन हो गया, ब्याज कितना 9 से 5 गया क्या होगा 4, यहाँ 12 है, सॉरी 2 में से 2 गया क्या होगा 0, 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा, क्लियर है ना। अब 1 पर 4 रुपया है तो 104 पर कितना होगा 104 गुणे 4 कर देंगे तो 4 चौके 16, 4 कम 4 हो जाएगा, सॉरी 416 रुपया। तो ये आपका हमारा क्या होगा तीसरा तरीका समझ में आया कि भाई ये तीसरे तरीके से ऐसे लगा लेंगे। लेकिन ये तरीका हम लोग तब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास क्या होगा रेट आपका फ्रैक्शन में रहे, तब अप्लाई करेंगे तो बेटर होगा, अन्यथा हम लोग क्या करेंगे फंस जाएंगे, ऐसे कैलकुलेशन होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे तरीके पर भी चलते हैं। चौथा तरीका क्या कहता है, ये 11 का नियम होता है, 11 का रूल आप समझ लो इसको, 11 का रूल समझ लो। 11 के रूल में आपका नियम यही है कि यदि आपके पास ये प्रिंसिपल होगा, ठीक है, ये 2 साल के लिए बताना है, 2 साल के लिए, तो बताइए कि 11 का जब रूल होगा तो 2 साल में 2 साल बोलेगा तो 11 का वर्ग करेंगे तो 1 to 1 आएगा कि नहीं, 11 का वर्ग करेंगे तो 1 to 1 आएगा। तो यदि हम लोग 1 to 1 का मतलब होगा ये रेशियो बता रहा है, यदि हम पूरी की बात करेंगे तो ये अमाउंट शो करेगा, लेकिन यदि मैं इतना ही बात केवल करूं तो ये CI को डिनोट करने लगेगा, ठीक। अब ये 2 1 क्या है, तो हम लोग यही करेंगे 2 गुणे 2500 का 8% निकाल लेंगे, ठीक, प्लस, ठीक है। तो ये काम कर लो 2 गुणे 2500 का 8% साइड में निकालो, 8% तो 25 8 200 हो जाएगा, 200 रुपया होगा, प्लस 1 गुणे इस 200 का 8% ब्याजों पर ब्याज, तो इसका 8% 8 गुने के 16, तो इस तरीके से 400 क्या होगा 16 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा चौथी विधि होगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चनों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि यह किस पर कार्यरत है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि यह किस पर कार्यरत है, तो उस कॉन्सेप्टों से हम लोग क्या कर सकते हैं पूरी क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझें कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था। चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पर ब्याज, साथ में पिछले साल पे ब्याज, इन्हीं कारणों से उसमें क्रमागत वृद्धि हुई थी, ठीक, इन्हीं कारणों से उसमें गुणोत्तर श्रेणी का कॉन्सेप्ट मिल के आया था।
तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, इन चीजों को हमें मैच करना है। तो आज का सेशन हम लोग क्या करें, केवल इसके परिचय पर लेके चले थे। कल हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में अब क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करते हुए इसके सामने लेकर आएंगे और आए हुए सभी एग्जामों का क्वेश्चन इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन को हम इतने पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ मिलते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन कंप्लीट होता है। ओके, धन्यवाद।